Hello everyone, good evening. Welcome to the English class. In today's class, we are going to do grammar. I'm your instructor Ashika Singh, and we are going to continue with the last chapter, prepositions, that we had done in the previous video. So we had done this chapter in the previous video, like we had finished most of the chapter, right? We had done the definition of the chapter. We had done some examples related to prepositions, and we had done types of prepositions, and we had done preposition of time, preposition of movement, and preposition of place. Okay, so these were the following slides. So I hope that you are clear with whatever we have done yesterday. Also, like if we have any doubts, I'll be summarizing the chapter again, like the entire chapter again today, so that would make sure that you do not have any doubts. ठीक है, so इतना सब हमने पहले क्लास में कर लिया है, and we have to continue further with the chapter, right? Just give me 1 second. Okay, so we'll start with the video. So what we have to do in today's classes, that we have to see how are we going to use preposition with different words. Okay, so what are we going to do with prepositions? What, how do we use them? कि हम use कैसे करते हैं? Nouns के साथ use करते हैं, words के साथ use करते हैं, और adjectives के साथ use करते हैं. ठीक है? तो noun, you know, we have done it in recently. कि किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, उसको आप नाउन कहते हैं. वर्ब हमने किया था कि कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं उसको हम कह रहे, उसके वो हो गया. और एडजेक्टिव जो हमें किसी भी चीज के बारे में क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ बताता हो. ठीक है, तो हम ये तीनों वर्ड्स के मतलब तो आपको पता होंगे, आई बिलीव. और दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, तो अब प्रपोजिशन विथ नाउन्स. ठीक है, तो प्रपोजिशन को हम नाउन के साथ कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो कि प्रपोजिशन को हम नाउन के साथ ऐसे यूज करते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट नाउन्स दैट कैरी स्पेसिफिक प्रपोजिशंस टू कंसोलिडेट देयर मीनिंग, कॉल्ड डिपेंडेंट प्रपोजिशन. मतलब कि ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक प्रपोजिशन को यूज करते हैं. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक प्रपोजिशन उनके साथ लगा होना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि वो डिपेंडेंट प्रपोजिशन होते हैं. डिपेंडेंट प्रपोजिशन मतलब क्या? कि अगर मान लो कि कोई प्रपोजिशन है, सपोज इन है, ठीक है, तो इन का क्या मतलब है? ठीक है, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल से ही लेती हूँ, हिज. तो हिज क्या? ठीक है, ऑफ. ऑफ क्या? ठीक है, तो ये सारे प्रपोजिशंस अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर आप इनको ऐसे मतलब सिंपली बोलोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा. तो उसके साथ आपको एक नाउन चाहिए होता है. ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो प्रपोजिशंस हैं दे आर डिपेंडेंट नाउन्स. ठीक है, ये सारे नाउन प्रपोजिशन जो है वो नाउन के ऊपर डिपेंडेंट होता है. नाउन के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होता है? नाउन के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट होता है ताकि ये अपना मीनिंग बता सके, ताकि हमें इनका मीनिंग समझ में आ सके. ठीक है, तो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट नाउन्स दैट कैरी स्पेसिफिक प्रपोजिशंस टू कंसोलिडेट देयर मीनिंग, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट प्रपोजिशन. ठीक है, ताकि उनका मतलब आपको समझ में आ सके, ताकि उन प्रपोजिशन का मीनिंग समझ में आ सके, इस वजह से. ठीक है, इस वजह से देर आर जो ठीक है, जो नाउन्स होते हैं इन स्पेसिफिक प्रपोजिशन को कैरी करते हैं. ठीक है, और ये प्रपोजिशन जो होते हैं उनको आप डिपेंडेंट प्रपोजिशन बोल रहे हो. ठीक है, डिपेंडेंट ऑन नाउन लिखना था. हाँ, डिपेंडेंट ऑन नाउन, और इनको आप बोल रहे हो डिपेंडेंट प्रपोजिशंस.
ठीक है, हम डिपेंडेंट prepositions बोल रहे हैं क्योंकि ये उस नाउन के साथ लगे हुए हैं ताकि वो उस नाउन का भी मतलब बाहर ला सके एंड दे कैन टेल अस अप व्हाट द एंटायर थिंग इज अबाउट। मतलब एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये preposition अलग अलग नाउन के साथ स्पेसिफिकली यूज किया जाता है ताकि हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल सके। अगर ऐसे ही सिंपली रहेगा तो वी विल नॉट गेट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अब जैसे कि देयर इजंट अ सेट रूल दैट सेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन विल टेक अ डिपेंडेंट preposition। ठीक है, अब ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, एंड लैंग्वेज के बारे में ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि लैंग्वेज में कभी भी कोई रूल मतलब लैंग्वेज इज समथिंग विच विल कीप इवॉल्विंग। ठीक है, 20 years back what people used to speak is very different what they speak now, no matter the English, I mean it's the same language, it's English itself, but if you listen to people speaking 10 years back, 20 years back, it's very different from how we speak now. These days people even use terms like the this generation Gen Z says like this, millennials say like this. So basically it's about these are very new words that have originated 10 years back. Nobody knew these words. Okay, even I didn't know these words. Okay, so all these words are something which have come up recently, and so many words keep coming every year, so many words keep getting added to the language with time and again. So language is ever evolving. Okay, and there are certain rules which will also keep changing. Okay, there are certain terms which we feel that this cannot be grammatically correct, this is something it should not exist, why does it exist? We have all such questions, लेकिन वो एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इट इज लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, लैंग्वेज में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग ओवर हियर। अब तो यहाँ पे जो ये बात लिखी हुई कि देयर इजंट अ सेट रूल दैट सेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन विल टेक अ इंडिपेंडेंट प्रपोजिशन, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया है हमने कि एक ही तरीके का कोई नाउन जो है वो किसी डिपेंडेंट प्रपोजिशन को लेगा। ठीक है, कोई ऐसे प्रपोजिशन को वो ले सकता है कि अगर ये नाउन है तो वही लेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज टुडे इज अ डे ऑफ। ठीक है, सो अब डे ऑफ अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, इफ यू आर सेइंग डे ऑफ, तो ऐसा नहीं है कि इफ डे इज अ नाउन तो सिर्फ वही ऑफ को ले सकता है। ठीक है, ठीक है, और फिर ये भी प्रपोजिशन है, डे ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा प्रपोजिशन किस नाउन के साथ जा सकता है, दैट इज कम्प्लीटली कन्वीनियंट। ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली कन्वीनियंट कि वो किस कौन से नाउन के साथ कौन सा प्रपोजिशन जाना चाहिए। तो एक कोई सेट रूल नहीं होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन ही किसी डिपेंडेंट प्रपोजिशन की जगह लेगा। ठीक है, ऑल दो दे नॉर्मली फॉलो द नाउन, लेकिन होता क्या है कि हम पहले यूजुअली नाउन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रपोजिशन लिखते हैं। ठीक है, हम नाउन लिख रहे हैं, हम उसके साथ प्रपोजिशन लिख रहे हैं, मेनली बेसिकली हम यही करते हैं, जो जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, और बट द थिंग ओवर हियर इज कि कोई भी प्रपोजिशन है, ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन है, वॉट एवर प्रपोजिशन इट इज, इट विल इट इज नॉट गोइंग टू, ऐसा नहीं है कि एक ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन हो गया तो उसके साथ एक पर्टिकुलर नाउन आएगा। ठीक है, उसके साथ एक पर्टिकुलर नाउन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, नेवर माइंड। सो दिस इज हाउ इट गोज। हम्म, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इट ओनली दैट पर्टिकुलर प्रपोजिशन इज गोइंग टू कम ओवर हियर। ठीक है, थिंक आई शुड क्लोज द एनोटेट। यस। हम्म, फाइन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेट रूल नहीं है, प्लीज रिमेम्बर दैट कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप का नाउन होगा तो वो ही किसी डिपेंडेंट प्रपोजिशन पे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल्दो दे नॉर्मली फॉलो द नाउन।
अब उसके बाद फैमिलियराइज योर सेल्फ विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। ही डिस्प्लेड क्रुएल्टी टुवर्ड्स हिज डॉग, शी हैड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, द ट्रबल विथ जैक, बोल्ट मेड अनदर अटेम्प्ट एट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, the police held an injury into the murder. Okay, what are we saying over here? पहले तो ये देख लो इन सेंटेंसेस में कौन कौन से prepositions हैं। फर्स्ट सेंटेंस में preposition क्या है? towards, ठीक है। she had knowledge of physics, the trouble with Jack, Bolt made another attempt at the world record, the police held an inquiry into the murder, ठीक है। दीज आर आर प्रोपोजिशंस ओवर हियर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट नाउन्स दैट कैरी स्पेसिफिक प्रपोजिशन, ठीक है। तो अब नाउन यहाँ पे क्या है? क्रुएल्टी इज अ नाउन, राइट? क्रुएल्टी इज अ नाउन, नॉलेज इज नाउन, ओके, ट्रबल is noun, bolt made another attempt, to make an attempt can also be a verb at times, but यहाँ पे attempt is a noun, ठीक है। attempt or is something that can be converted to verb as well, लेकिन यहाँ पे ये noun है। तो ये तो आपको तो यहाँ पे attempt is the noun, the police had an inquiry is a noun, ठीक है। तो you are seeing here कि यहाँ पे पहले तो noun आ रहा है, उसके बाद preposition आ रहा है, ठीक है। नाउन आ रहा है और फिर प्रपोजिशन आ रहा है, ठीक है। ये चीज हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा कोई सेट एग्जाम्पल नहीं है कि अगर टूवर्ड्स इसके साथ यूज हुआ तो टूवर्ड्स और किसी के साथ नहीं यूज होगा, नॉलेज ऑफ ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी नाउन है वो हमेशा इस हिसाब से यूज होता है कि वो किस सेंटेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज डिपेंडेंट प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो भी हमारा नाउन है उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन होगा ये नाउन डिसाइड करता है, ठीक है। शी हैड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, एट नॉलेज एट फिजिक्स, ठीक है, नहीं होता है, राइट। शी हैड नॉलेज फॉर फिजिक्स, नहीं, ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर उस नाउन के साथ आप कोई दूसरे तरीके का प्रपोजिशन यूज करोगे तो दैट विल नॉट गिव यू द करेक्ट मीनिंग, ठीक है। वो पहला बात तो करेक्ट मीनिंग देगा नहीं और करेक्ट होगा नहीं। फाइन, नेक्स्ट। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे हम प्रपोजिशन को नाउन के साथ यूज करें, और नाउन के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि पांचों तरह के नाउन्स कौन से होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का वर्ड जो एक नाम है, चाहे वो कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, जो भी पांचों तरीके के नाउन है वो सब आपको ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा ये वर्ड तो नाउन होता है। ये मत सोच लेना कि वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब सब कुछ को एक साथ मत सोच लेना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि नाउन है तो नाउन क्यों है, ठीक है, या नाउन क्या होता है, उसको ध्यान रख के यू हैव टू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट इज preposition with verbs. Preposition with verb, ओके, ठीक है। तो अब देखो preposition with verb क्या है। तो वर्ब, मैंने पहले तो वर्ब पता है ना, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो कि हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम वर्ब कहते हैं। तो prepositional verbs, the phrasal combination of verbs and preposition are important parts of speech, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि prepositional वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो द phrasal combination of verb and preposition are important parts of speech. Parts of speech पता होगा, what are parts of speech? Parts of speech वो होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड ग्रामेटिकली किस कौन सी चीज है, ठीक है। जैसे, रुको एक मिनट, पार्ट्स ऑफ स्पीच आई टेल यू थोड़ा सा, you should know parts of speech as well. For example, the boy is brilliant. Okay, the boy is brilliant. तो अब यहाँ पे द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, ठीक है। बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इज क्या हुआ यहाँ पे? वर्ब। और ब्रिलियंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो हर एक वर्ड के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, और ये चीज आपकी वर्ब हो गई,
और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हर एक वर्ड ग्रामेटिकली एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, ग्रामेटिकली उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, राइट। सो दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर कि प्रेपोजिशनल वर्ब्स जो होते हैं वो क्या किसको बोल रहे हैं, प्रेपोजिशनल वर्ब। देयर इज नथिंग exceptional about it. It's just कि the phrasal combination of verbs and preposition are important parts of speech. तो phrasal क्या होता है, phrasal हम किसी भी चीज को बोलते हैं, phrasal we will call that particular thing जो कि अब जब आप यूज करने लग जाते हो तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लैंग्वेज, ठीक है। इट हैज अ फ्लो इन इट, और उसको आप एज इट इज ही यूज करते हो। ओके, आई एम गोइंग ऑफ टू द मार्केट, आई विल बी टेकिंग एन ऑफ टुडे, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, सो स्विच ऑफ इज ऑल्सो फ्रेज इन इट्स वे, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब में किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब्स का होता है, उसके साथ आपको प्रेपोजिशन ऐड करना है, ठीक है। उसके साथ आप प्रेपोजिशन ऐड कर लेते हैं। तो वर्ड के साथ जब हम प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो वो चीज एक प्रेपोजिशनल वर्ब बन जाता है, ठीक है। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और डे टू डे लाइफ में ग्रामेटिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा चीज है कि द prepositions अगेन एक्ट एज लिंक्स बिटवीन द वर्ब एंड नाउन और gerund, गिविंग एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि द preposition अगेन एक्ट एज लिंक्स बिटवीन द वर्ब, ठीक है। preposition का क्या काम होता है, लिंकिंग का काम होता है। हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना कि इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द वर्ब, ठीक है। तो अब जब वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे वर्ब है, ठीक है, एंड नाउन और जेरेंट है, ठीक है। या तो नाउन वहां पे होगा, नहीं तो जेरेंट होगा। जेरेंट बेसिकली होता है द थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब को हम बेसिकली जेरेंट बोलते हैं। आई वॉज स्विमिंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम वर्ड को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, जिसमें आईएनजी आता है, इसको हम जेरेंट बोल रहे हैं, ठीक है। जब वर्ड में आईएनजी आता है तो उसको वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंट बन जाता है, ठीक है। बेसिक आइडिया जेरेंट का ये होता है, गिविंग एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस। तो अब क्या है कि हमारे पास या तो कोई नाउन है या तो कोई जेरेंट है, और उसके साथ हम preposition का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ वी आर यूजिंग द preposition, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम सेंटेंस को अपने मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। हमारे सेंटेंस को एक मीनिंग मिल जाता है जब हम prepositional वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो prepositional वर्ब का डेफिनेशन क्लियर है ना, कि द फ्रेजल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड preposition, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दूसरा है कि द prepositions अगेन एक्ट एज लिंक बिटवीन द वर्ब एंड नाउन और जेरेंट, ठीक है। मतलब जो वर्ब है और उसके बाद जो भी नाउन आ रहा है उसके उसको ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद सेंटेंस को एक्स्ट्रा मीनिंग या जो प्रॉपर मीनिंग है वो मिलता है। सो द prepositions मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद वर्ब्स आर टू, फॉर, अबाउट, ऑफ, इन, एट एंड फ्रॉम, ठीक है। जनरली हम क्या यूज करते हैं, अब ये नहीं कह यहाँ पे भी ऐसा है कि इट इज नॉट दैट ऑलवेज दीज वर्ड, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉट, इसके अलावा भी आ सकते हैं, बट दीज वर्ड दीज विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वहां पे यही आएंगे। अगर वर्ब है और उसके बाद ये आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है तो वहां पे ये 6 प्रपोजिशन फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। मतलब सेंटेंस के हिसाब से जो भी है वो इन 6 में से जरूर होगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू नो। तो हमारे कौन कौन से prepositions हैं, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं स्लाइड को। यस, तो कौन कौन से prepositions हैं हमारे, ठीक है। टू,
फॉर, ऑफ, ठीक है, इन, एट एंड फ्रॉम। ठीक है, टू, फॉर, ऑफ, इन, एट, फ्रॉम। बेसिकली ये 6 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब है। ठीक है, ये 6 चीजें जो आपको यूज करनी ही करनी है। मतलब इन 6 में से कोई ना कोई होगा ही जो कि वर्ब के साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि दीज विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस। अगर वर्ब है तो उसके साथ इन 6 में से कोई ना कोई प्रपोजिशन आना ही आना है। ठीक है, अब देखो, स्लाइटली विथ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग की मतलब जब वर्ब को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जब अगर मैं वर्ड लिख रही हूँ स्विच, ठीक है, तो स्विच का मतलब होता है कि चेंज कर रहे हैं मे बी। बट जब हम वर्ब को प्रपोजिशन के साथ लिख रहे हैं, स्विच ऑफ, दैट पर्टिकुलरली मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शटिंग समथिंग ऑफ, राइट? किसी चीज को बंद करना, शटिंग ऑफ, पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम स्विच के केस में बोल रहे। या फिर सेंटेंस में है कि आई डोंट अग्री विथ योर क्लेम। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ शेक्सपियर? ठीक है, वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन। तो एट आवर डेस्टिनेशन मतलब, एट आवर डेस्टिनेशन हम जब बोल रहे हैं, ठीक है, अराइव्ड एट जब हम बोल रहे हैं, सॉरी, तो व्हाट डू वी मीन हियर कि हम जब अराइव्ड एट बोल रहे हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, हम बता रहे हैं कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, राइट, क्योंकि एट उसी चीज को इंडिकेट करता है। तो मीनिंग बदल जाता है जब आप वर्ब के साथ प्रपोजिशन ऐड करते हो। जब हम बोलते हैं अराइव्ड तो वी, दिस इज वन इंफॉर्मेशन कि हाँ ठीक है, समवन हैज अराइव्ड। बट अराइव्ड एट जब हम बोलते हैं तो हम स्पेसिफिक पॉइंट पे के बारे में बात करें, तो हम टू द पॉइंट हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो अराइव और एट, अराइव्ड एट, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं तो इट विल बी क्लियर। अब जैसे टू है तो ही एडमिटेड टू द चार्ज। ठीक है, ही एडमिटेड टू द चार्ज मतलब कि ही सेइंग यस टू द चार्ज। फाइन, ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शंस। ठीक है, अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज इज वर्ब, but apologize for means to for a specific thing. तो whenever we are adding these preposition to the verb, ठीक है, जब भी आप preposition को verb के साथ add कर रहे हो, ठीक है, तो you are giving meaning to it। ठीक है, जब आप preposition को verb के साथ add कर रहे हो तो आप उसको meaning दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, अपोलोजाइज फॉर मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात हो रही है। आई डोंट अग्री विथ योर क्लेम। हैव यू हर्ड ऑफ, ठीक है, हर्ड ऑफ मतलब कि हैव यू हर्ड इज वन, इज जस्ट लाइक हियरिंग, बट व्हाट, वी डोंट नो। सो हर्ड ऑफ इज स्पेसिफिक। डज रिक बिलीव इन miracles? We arrived at our, ठीक है, I just told you कि it makes the point, it is talking specifically to the point. Billy Bob, please refrain from doing that. Refrain from, okay, please refrain from doing that. तो refrain from doing that मतलब कि particularly we are talking about one particular action जिससे आपको refrain करना है। अच्छा, refrain, if you do not know this word, refrain means to basically avoid something, to not try to not do that particular thing। ठीक है, that is the refrain, like just in case you need to know this for your vocabulary, for that purpose I have told you। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि preposition with verb के साथ क्या होता है। वो बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है ताकि सेंटेंस को जो मीनिंग हम देना चाह रहे हैं वो पर्टिकुलर मीनिंग हम सेंटेंस को दे सकें।
ठीक है, ये होता है मेन इंटेंशन। और दूसरा ये होता है कि preposition विथ वर्ड से हम टू द पॉइंट या जो स्पेसिफिक हमारा कॉन्टेक्स्ट है हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है,